हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम लीड का अपना सिलेबस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे लीड के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट एट अ और मोशन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है वो हमारा डील करता है किसके साथ? बिहेवियर ऑफ अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो बॉडी हमारी रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो जो उसके बिहेवियर का डील करता है, जो उसके बिहेवियर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आइए देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, तो बॉडी जब हमारा मोशन में होता है तो वो डायनेमिक, एंड जब रेस्ट में होता है तो वो स्टैटिक। तो डायनेमिक हमारा जो होता है वो टू टाइप का होता है, काइनेमेटिक्स होता है, काइनेटिक्स होता है। तो काइनेमेटिक में क्या होता है? काइनेमेटिक में होता है फोर्सेज विच कॉज मोशन आर नॉट कंसीडर्ड। तो हमारी जो फोर्स जिसके कारण हमारी क्या है? गति उत्पन्न हुई है, उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेटिक्स में क्या करते हैं? फोर्स आर कंसीडर, तो हम फोर्स को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं? फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, वेयर डायनेमिक डील्स विद द मोशन। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है? जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके इक्विलिब्रियम को डील करता है, और जो हमारी डायनेमिक होती है उसके उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम बॉडी के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उसके फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं जिससे वो गति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको दिया है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ए क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीफाइड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें हमें क्या हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए क्या होता है? डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी ए क्वांटिटी विच इज completely specified by the magnitude only is known as scalar quantity. Some examples scalar quantities are mass, length, time, temperature. ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें क्या होता है? डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो ए पार्टिकल इज अ बॉडी ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम, or a particle is a body of a negligible dimensions, and the mass of the particle is considered to be concentrated at a point. Hence a particle is assumed to a point, and the mass of a particle is concentrated at this point. ठीक है, तो फ्री, फोर्स्ड एंड फिक्स्ड वेक्टर्स ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या है? पहला, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इट्स पोजीशन in space provided its magnitude and direction and since remain the same is known as free vector. तो फ्री वेक्टर क्या होता है? कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इट्स पोजीशन, तो वो अपने पोजीशन के क्या करता है? पैरेलल मूव कर सकता है एनीवेयर इन दी स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेंस रिमेन दी सेम। तो इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेंस क्या रहता है? सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। बस ये क्या करता है? अपने पैरेलल जो इसकी पोजीशन है वो उसके ये थ्रू मूव कर सकता है। ठीक है, फिक्स वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इज नोन एज फिक्स वेक्टर। तो जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, वो हमारा क्या होता है? फिक्स वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? मूव कर सकता है। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्या होता है? कि ये वेक्टर कहीं भी लगाया जा सकता है, इसके जो इट्स लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो उसी के थ्रू कहीं भी लगाया जा सकता है। जैसे कि जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी वही रहेगी। ठीक है, और इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? जैसे कि ये आपको दो वेक्टर हैं और इन दो वेक्टर्स का आपको क्या करना है? सम निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? तो आपने एक क्या बना लिया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बना? इस वेक्टर के पैरेलल आपने एक वेक्टर यहाँ खींचा और इस वेक्टर के पैरेलल आपने एक वेक्टर यहाँ खींचा, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा इस फॉर्म में पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो जो आप ये डायगोनल आर देख रहे हैं, ये डायगोनल हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो हम इसका देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम का हमें क्या है? फॉर्मूला क्या मिलता है।
बाकी मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है पिछले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट हमें क्या मिला, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा हमारा क्या था, कॉस अल्फा हमारा एंगल था ये वाला वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। तो पी एंड क्यू थे हमारे क्या थे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो हमें क्या मिला रिजल्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा अंडर रूट में। ठीक है, ये हमें रिजल्टेंट मिला। अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो हमें रिजल्टेंट मिला है उसकी डायरेक्शन, जो हमारा वेक्टर ए है उससे उसकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर पी यहाँ पे मैंने माना हुआ है, तो जो वेक्टर पी है उससे उसकी डायरेक्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं वो डायरेक्शन किससे है, एंगल विथ बाई ओ ए। तो ओ ए से जो डायरेक्शन बनी है रिजल्टेंट की वो डायरेक्शन आपको दी हुई है। ठीक है, तो क्या दी हुई है, क्यू साइन अल्फा प्लस पी बाई क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन दी हुई है। हमने क्यू को क्या किया है, क्यू को हमने रिजॉल्व किया हुआ है। जब रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है, क्यू कॉस अल्फा और ऊपर क्या आता है, क्यू साइन अल्फा। ठीक है, ये हमने रिजॉल्व किया हुआ है क्यू को, वेक्टर क्यू को। तो इसमें आपको केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है जब हमारा क्या हो, अल्फा 90 डिग्री हो। तो अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑब्टेंड, तो क्या आ जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी, क्यू बाई पी आ जाएगी, tan इनवर्स क्यू बाई पी। ठीक है, तो tan इनवर्स क्यू बाई पी हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपको दिया हुआ है दी फोर्सेस P एंड Q आर इक्वल एंड दे आर एक्टिंग एट अ एंगल अल्फा। ठीक है, जब उनके बीच क्या हो, अल्फा एंगल हो और P क्या हो, P का मैग्नीट्यूड Q के बराबर हो। ठीक है, तो जब P का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन Q के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट आपको मिल गया 2P कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसके आपको ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखेंगे, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप रिजल्ट याद रखिए। तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अल्फा बाई 2, tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2, और इसकी मेन डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा बाई 2। ठीक है, रिजल्टेंट की हमारी डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा बाई 2। तो it is not necessary that one of the two forces should be along x-axis. The forces P and Q may be in other directions. So if the angle between the two forces alpha, then the resultant will be given by equation 1.1. The direction of a resultant would be obtained from equation 1.2, but angle theta will be the angle made by resultant with the direction of P. ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है will be the angle made by resultant with P. तो P के साथ हमारा जो वेक्टर नीचे था P वेक्टर, उसी के साथ हमारी क्या हो रही थी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, नाउ आपको क्या दिया हुआ है, नाउ आपको दिया हुआ है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, it states that if three forces acting at a point be represented in magnitude and direction by these three sides of triangle, तो taken in order, they will be in equilibrium. तो अगर तीन फोर्सेस हमारी हैं, तीन फोर्सेस हमारी किसी पॉइंट पे काम कर रही हैं और उन तीनों फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल के साइड द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो टेकन इन ऑर्डर, तो दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो वे क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर हम उनको त्रिभुज के तीनों भुजाओं के द्वारा शो कर सकते हैं तो वो क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। नाउ नाउ मेन आपको थ्योरम आ गया लामिस थ्योरम। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लामिस थ्योरम क्या होता है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स साइन टू द एंगल बिटवीन द अदर टू साइड्स ऑफ फोर्सेस। तो इसका इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारी अगर तीन फोर्सेस हैं, वो तीन फोर्सेस क्या हैं, दी फाइव, इफ देयर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई हमारी फोर्स है जो किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, तो उस फोर्स का जो होगा, तो each forces will be proportional to the sine of the angle between the other two. तो suppose the three forces P and Q are acting at a point O.
तो जो हमारी थ्री फोर्सेस हमारी कौन सी हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारी कौन सी हैं, 3 फोर्सेस हैं जो क्या कर रही हैं, ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो वे कब इक्विलिब्रियम में होंगी, तो मान लीजिए पी एंड क्यू के बीच क्या है, एंगल अल्फा है, इसके बीच एंगल बीटा, इसके बीच एंगल गामा है, ठीक है। तो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी, तो क्या होगा, पी बाई साइन बीटा, मतलब पी के सामने का एंगल, ठीक है, जो फोर्स हमने लिया है उसके सामने का एंगल, ठीक है। तो ये इसका लॉ भी यही कहता है, लामिस थ्योरम भी यही कहता है कि इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, तो एक पॉइंट पे एक्ट करने वाले 3 फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो ईच फोर्सेस विल बी प्रोपोर्शनल, तो जो हमारी ईच फोर्स है, जैसे कि तीनों फोर्स हैं, वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, सामने वाले दोनों जो हमारे बल हैं उनके बीच बने एंगल की क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हमने कौन सा लिया, हमने बल लिया पी, तो फोर्स कौन सी लिया, पी लिया। पी के सामने जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, बीटा बन रहा है। पी को छोड़ के बाकी दोनों को मिला के जो एंगल बने उनके बीच वो उसी एंगल के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब पी बाई साइन बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमने पी एंगल लिया, तो पी एंगल से जो जो एंगल बन रहे थे उसको हमने छोड़ दिया, जिसमें हमारा पी एंगल में पी हमारा में जिसमें हमारा पी शामिल हो रहा था हमने उसको छोड़ दिया। कौन सा लिया, उसके सामने वाला, ठीक है। तो ऐसे ही क्यों ले लिया, मान लीजिए हमने, तो क्यों से एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो हमने ये दोनों को छोड़ दिया, कौन सा लिया, गामा लिया, ठीक है। तो ये हमारा लामिस थ्योरम होता है। तो P बाई साइन बीटा इक्वल टू क्यू बाई साइन गामा आर अपन साइन अल्फा। तो आप इन फॉर्म में नहीं याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि जो एंगल हम लेते हैं हम उन उसके अगर उससे जो कोण बन रहा है हम उस कोण को नहीं लेते हैं, ठीक है। हम कौन सा लेते हैं, जो उसके अलावा जो दोनों हमारे बल हैं उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है हम वही एंगल लेते हैं। जो हमारे पी से रिलेटेड जो जो एंगल बन रहा है हम उस एंगल को नहीं कंसीडर करते, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ भी हो सकता है, अल्फ़ा यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप इस फॉर्म में उसको नहीं याद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो फोर्स हम लेंगे इसके कारण जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल को हम नहीं कंसीडर करेंगे। कौन सा करेंगे, जो इनके अलावा जो 2 फोर्स हैं उनके बीच जो एंगल बन रहा है हम उसको कंसीडर करेंगे। हमने आर को लिया मान लीजिए, तो आर को लिया तो ये ना ये कंसीडर होगा ना ये कंसीडर होगा, क्योंकि इन दोनों में हमारा आर आएगा। हमारा कौन सा कंसीडर होगा, अल्फा कंसीडर होगा, ठीक है। ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स का सिस्टम CGS, MKS, SI, ये तो आप जानते होंगे कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, ये हमारा होता है। इनमें क्या होता है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज डाइन। इसमें फोर्स का यूनिट क्या होता है, CGS में डाइन होता है, ठीक है, DYNE, विच डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑफ अ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड। इतना से इसमें इतना होता है, मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की बॉडी में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का जो एक्सेलरेशन लगाने पर जितना हमारा क्या है फोर्स उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, एक डाइन कहलाता है, ठीक है। तो MKS में क्या होता है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोर्स किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें हम फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम MA होता है। ये हो गया हमारा, M की यूनिट हमारी किलोग्राम हो गई, तो इसकी यूनिट हमारी फोर्स की यूनिट क्या हो गई MKS में, एस किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं इसको। SI में क्या होता है, SI में हमारी जो होती है, SI में हमारी जो होती है फोर्स की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज न्यूटन। तो SI सिस्टम में हमारी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम डाइन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आएगा, 10⁵ डाइन आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे सीधे सीधे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन, ठीक है, ये दिया हुआ है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, हम फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको दिया हुआ है आर साइन आर कॉस, तो हमने क्या किया है, जो ये हमारा फोर्स मान लीजिए आर था, ठीक है, ये फोर्स हमारा कौन सा था, आर था। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल इन दोनों कंपोनेंट में क्या किया है, डिवाइड कर लिया है, ठीक है।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या है आर कॉस थीटा, वर्टिकल क्या आया आर साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। कंपोनेंट हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ आर लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में क्या आता है कॉस थीटा आता है, ठीक है। अगर एंगल क्या है हमारा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है कॉस आता है, ठीक है। और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या आता है साइन आता है। यहाँ एंगल किसके साथ बन रहा है एक्स के साथ, तो एक्स की दिशा में हमारा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा कॉस थीटा होगा आर कॉस थीटा। वाई के साथ एंगल नहीं बन रहा तो वाई के साथ क्या होगा साइन थीटा। ये आप याद रखेंगे कि जिस जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उस एक्सिस में क्या आता है कॉस थीटा आता है। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या आता है साइन आता है। तो आप एक्स वाई में कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स के साथ हमेशा कॉस आएगा, वाई के साथ हमेशा क्या आएगा साइन आएगा। अगर यही एंगल थीटा यहाँ हो जाता तो आर कॉस थीटा यहाँ हो जाता, आर साइन थीटा यहाँ हो जाता, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या आएगा कॉस आएगा। तो ये दिया हुआ है आपको, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। यहाँ पे एंगल थीटा 1, R2 का एंगल थीटा 2 और R3 का एंगल थीटा 3। इनको हमको क्या करना है इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो R1 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो R1 का कंपोनेंट R1 कॉस थीटा 1 R1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सबका निकाल लेंगे। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल द रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारे कितने कंपोनेंट हो गए हम क्या करेंगे सबको ऐड कर लेंगे R1 कॉस थीटा 1 R2 कॉस थीटा 2 R3 कॉस थीटा 3। ये हमारे क्या आ गए ये हमारे हॉरिजॉन्टल में सभी कंपोनेंट का योग आ गया, ठीक है। अगर आगे भी ऐसे होता R4 R5 ये सब होता तो ठीक ऐसे ही हमारा हो जाता। वर्टिकल में क्या हो जाएगा वर्टिकल में R1 साइन थीटा 1 R2 साइन थीटा 2 प्लस R3 साइन थीटा 3 थीटा 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा वर्टिकल में आ गया सम आ गया हमारे सारे कंपोनेंट का, और ये हॉरिजॉन्टल में सारे कंपोनेंट का सम आ गया। तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्स का हम अब एक रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया ये सभी फोर्सेस का एक हमारा जो है कंपोनेंट आ गया। और एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, तो जो एंगल मेड बाई आर विथ द एक्स एक्सिस गिवन बाई tan थीटा अपॉन इक्वल टू वी बाई एच। ये आप मेन फॉर्मूला इसको आप याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट का योग निकाल लेते हैं जो हमारे हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में। इन सभी कंपोनेंट जो हमारे आते हैं अलग अलग उनका हम योग निकाल लेते हैं। फिर अगर हमको रिजल्टेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है tan थीटा बराबर वी बाई एच, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉ ऑफ मैकेनिक्स। लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है द फॉलोइंग लॉस एंड प्रिंसिपल आर कंसिडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो ये हमारे बेस प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, द ग्रेविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पैरेललोग्राम लॉ, और क्या है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पहला क्या है द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो जब तक हमारी बॉडी क्या है मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको पता होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है द नेट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारी कोई बॉडी क्या है उस पर अगर क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी इन अ डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम के मतलब क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का रेट चेंज mv2 माइनस mv1, ठीक है। एम यहाँ पे रहेगा mv1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम में चेंज किया होता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है थर्ड लॉ एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर हम क्या कर रहे हैं अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स F1 लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में माइनस फोर्स F1 लगेगा, ठीक है। माइनस क्यों क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा m बराबर g m1 m2 अपन और स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हमारा दो बॉडी है इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू g m1 m2 अपन और स्क्वायर, ठीक है।
The principle of transmissibility of forces. The principle of transmissibility of forces, ठीक है. It states that if a force acting at a point on a rigid body, हमारा एक बॉडी पे क्या है, कोई रिजिड बॉडी है जिस पे क्या कर रहा है, कोई फोर्स काम कर रहा है. The body is shifted to any other point which is on the line of action of the force. The external effect of the force on the body remains unchanged. अगर हमारा क्या है, जैसे कि ये एक लाइन ऑफ एक्शन हमारा है और ये हमारी फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ठीक है. अगर क्या हो रहा है कि इट स्टेट दैट रिजिड बॉडी, ठीक है, इट शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. तो हम क्या कर देते हैं, इस फोर्स को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. हमने क्या मान लिया, एक F1 मान लिया, इधर इधर क्या मान लिया, F2 मान लिया. दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, F है. तो द एक्सटर्नल इफेक्ट, इसका एक्सटर्नल इफेक्ट जो होगा हमारी बॉडी पे निग्लेजिबल होगा. यहाँ पे F काम कर रहा था, F ये काम कर रहा था, हमने क्या किया, F इधर लगा दिया, ठीक है. तो ये क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, बस हमने क्या किया, पॉइंट उसका जो था वो डिफरेंट कर दिया. तो इसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वही होगा. तो जैसे कि ये बॉडी हमारी क्या कर रही थी, हमारी मान लीजिए रिजिड बॉडी है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा था. तो किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में. यहाँ भी हमारा फोर्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो मतलब अगर हम पॉइंट चेंज कर दें बट लाइन ऑफ एक्शन वही रहे, तो हमारी फोर्स क्या है, जो उसका प्रभाव है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फोर्स सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन. फोर्स का सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है. फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर, कोलिनियर एंड कॉन्करेंट. प्लेनर फोर्सेस मीन द फोर्सेस इन द प्लेन. तो कोप्लेनर मतलब एक फोर्सेस हमारी जो हो एक ही प्लेन में हो, तो वो क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर. कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर विच आर हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन. तो जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, कॉमन हो या एक ही हो, तो ऐसी क्या होंगी, कोलिनियर होंगी. कॉन्करेंट क्या होता है, विच इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, वे हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी. व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे आर कॉल्ड अ फोर्स सिस्टम. जो हमारी एक बॉडी पे कई प्रकार के फोर्स काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फोर्स सिस्टम और अ फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाता है, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर. फोर्स सिस्टम क्या हो गया, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर हो गया. कोलिनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल और नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल. हमारी क्या हो गई, कोप्लेनर हमारी जो है एक प्लेन में रहने वाली फोर्सेस चार प्रकार की हो गई, कोलिनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल, ठीक है. और जो हमारी नॉन प्लेन में नहीं होती, कॉनकरेंट, पैरेलल, नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें कोलिनियर नहीं होती हैं. तो in this chapter we will discuss on the coplanar forces system. In the forces may be collinear, concurrent, parallel and non-concurrent, non-parallel और a general system of forces, ठीक है. तो देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोलिनियर. कोलिनियर से आप ये समझते हैं, कोप्लेनर से आप ये समझते हैं कि ये फोर्सेस एक प्लेन में होंगी. कोलिनियर से क्या समझते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम रहेगा. F1, F2, F3 सब क्या कर रही हैं, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. तो इसमें हम चाहे F1, F2, F3, तो ये सारी हमारी फोर्सेस तीन फोर्सेस हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, ठीक है. कोप्लेनर क्या हो गई, कोप्लेनर एक प्लेन में. कॉनकरेंट, कॉनकरेंट क्या होता है, दो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है. तो F1, F3 एक्टिंग एट अपॉन दिस फोर्सेज इंटरसेक्ट और मीट एट अ कॉमन पॉइंट O. तो ऐसी फोर्सेज जो हमारी एक कॉमन पॉइंट पे मीट मिले, तो ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेज कहते हैं, ठीक है. कोप्लेनर कॉन्करेंट हो गई है हमारी. कोप्लेनर पैरेलल, एक प्लेन में हो और पैरेलल हो, तो ये क्या हो गई, कोप्लेनर पैरेलल. कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, तो ना तो वो कॉन्करेंट हो और क्या हो, ना तो पैरेलल हो. पैरेलल भी एक कहीं नहीं है, और क्या है, एक पॉइंट पे इनका लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, एक पॉइंट पे कहीं ये मीट भी नहीं हो रही हैं, ठीक है. कहीं ये मिल रही है एक पॉइंट पे, ये दोनों तो एक पॉइंट पे और ये अलग दोनों. तो ये सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, ना तो पैरेलल है और ना तो क्या है, एक पॉइंट पे मिल रही है. तो रिजल्टेंट ऑफ सेवुलर फोर्सेस, तो सेवुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट हम देखते हैं. व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, देन दीज फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंगल फोर्स सिस्टम, ठीक है, which has the same effect on the rigid body.
एक हम फोर्स सिस्टम को क्या कर लेते हैं, उसके रिजल्टेंट से चेंज कर लेते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होता है, सेम रहता है। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी व्हिच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अ लोड और एक्सटर्नल फोर्सेस। इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट टू पॉइंट द ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो व्हेन दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लोड, तो दो ऑल द बॉडीज टू डिफॉर्म टू सम। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है ए बॉडी इन विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ लोड और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हमारी जो डेड बॉडी होती है वो क्या होती है, किसी फोर्स के अंडर अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, डिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो डिफॉर्म नहीं होती है। इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हमारी डिस्टेंस है किसी बॉडी मतलब रिजिड बॉडी के, अगर ये हमारी रिजिड बॉडी है तो जो दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्सेस एक प्लेन में हो और कोलिनियर हो, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो इसका हमको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो कॉमन सी बात हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमने किया। अगर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो F2 माइनस में रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, प्लस में, F1 माइनस F2 प्लस F3, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। रिजल्टेंट ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, तो इनका रिजल्टेंट हम देख लेते हैं। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, तो जब हमारी क्या है, दो फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे, ठीक है। इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल लेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। व्हेन टू मोर देन टू फोर्सेस एक्ट अ पॉइंट, जब हमारी क्या हो, कई फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हो, तो जो मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, क्या हो गया, सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। एंगल क्या हो गया, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, ये मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में बताया हुआ है अभी अभी, ठीक है। जब हमारी एक पॉइंट पे क्या हो, कई एक से ज़्यादा फोर्सेस, दो से ज़्यादा फोर्सेस, एक पॉइंट पे क्या है, दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इन सभी का हम पहले इनको रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, फिर हॉरिजॉन्टल में सबको ऐड करेंगे, वर्टिकल में सबको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। नाउ रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, तो ये हमारी क्या है, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जो ना तो एक पॉइंट पे मिल रही हैं या ना तो एक पॉइंट पे काम कर रही हैं, और ना ही क्या है, पैरेलल है, तो इनका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, पैरेलल। देन द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्क्राइब्ड फॉर पैरेलल फोर्सेस, अगर ये क्या हो गई कि पैरेलल हो गई, ठीक है, तो hence in the coplanar non-concurrent non-parallel forces system of forces all the forces act in the same plane but all forces neither to plane or meet at a common point, this forces system also known as general system of forces, ये हमारी क्या कहलाते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी कहलाती हैं। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है F1 F2 F3 F4, ये चार फोर्सेस आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो दी फोर्सेस R2 एंड F4, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स F1 एंड F2 फ्रॉम द कॉन्करेंट सिस्टम, F1 एंड F2, इसका हम कैसे निकाल लेंगे, इसका हम कॉन्करेंट सिस्टम से निकाल लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट R1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, R1। नाउ दी फोर्सेस R1 एंड F3, तो इसका रिजल्टेंट एक आ गया R1 एंड इसका रिजल्टेंट F3, तो फ्रॉम द कॉन्करेंट सिस्टम देयर इज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट O1, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ एक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O1 पे। द रिजल्टेंट R2, अब क्या हो गया, हमने R1 और F3 का रिजल्टेंट क्या निकाल लिया, R2 निकाल लिया, ठीक है। तो F1 और F3 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनका हम कहाँ से निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। द फोर्सेस R2 एंड F4, अब बचा कौन सा है, हमने पहले कि इन दोनों का निकाला रिजल्टेंट, ये क्या आ गया, R1 आ गया, फिर R1 एंड F3 का निकाल लिया, उसका रिजल्टेंट R2 आ गया, अब कौन सा बचा है हमारा, अब मेन R2 बचा है और F4 बचा है, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे इनको, तो डिस्क्राइब एज फॉर पैरेलल फोर्सेस, तो पैरेलल फोर्स में जो रूल लगा है वो लगेगा। अगर ये कॉन्करेंट हो जाए, अगर ये कॉन्करेंट हो जाए तो क्या होगा, ऑब्टेन्ड बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसे आपको रिजल्टेंट निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ लीट के सिलेबस की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।